नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। मंथन में आज बात करेंगे भागवत ज्ञान की। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करेंगे। 21 साल बाद फिर वही बवाल की, और चलते चलते में कुछ ऐसा खास लेकर आ रहे हैं जो भावुक है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक शख्सियत के लिए बहुत भावुक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान देकर, जो हर जगह कहीं ना कहीं देश में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां मस्जिदों की खुदाई, मस्जिदों के नीचे की खुदाई, बड़े बड़े स्मारकों की खुदाई की, जो बड़े बड़े मांगे करने वाले, दावे करने वालों को बड़ा झटका लगा है। मोहन भागवत ने कहा है कि भाई हर जगह, हर मस्जिद और मंदिर, हर जगह खुदाई करके मंदिर मत तलाशो। हिंदू अतिवादी नहीं हो सकता, सशक्त हो सकता है लेकिन अतिवादी नहीं हो सकता। तो मंथन में सबसे पहले भागवत ज्ञान। भागवत ज्ञान। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत बहुत ही विद्वान आदमी है मेरी नजर में, और जब भी इस तरह देश में इस तरह के विवाद, इस तरह के बवाल, और देश में जब भी ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आम आदमी की भाषा में ऐसा लगता ना कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है। तो अभी कुछ दिनों से ऐसा लगने लगा था कि ठीक है, ज्ञान वापी पर आप दावा कीजिए, अगर वहां पर मंदिर के अवशेष हैं तो उनको होने दीजिए, बिल्कुल दावा उसमें कीजिए। और मंदिर के अवशेष हैं तो हिंदुओं को उसका पूरा अधिकार है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने का, करने का। और वो दावे अगर कोर्ट निर्णय देता है तो उसको सबको मानना होगा। लेकिन अब ये नहीं है कि हर जगह, हर दूसरे तीसरे शहर में आप खोजने लगें, हर दूसरे तीसरे शहर में खुदाई की बात करने लगे, वहां शिवलिंग खोदने लगे। इन सब बातों को लेकर आरएसएस चीफ ने गाइडलाइंस एक तरीके से दे दी, क्योंकि जो बीजेपी की सरकारें हैं या जो भारतीय जनता पार्टी गवर्न होती है वो संघ से गवर्न होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, संघ स्वयं से भी संगठन है, लेकिन जो उसकी गवर्निंग पावर है, बीजेपी की या जो आनुषंगिक संगठन हैं वो संघ से ही गवर्न होते हैं। आरएसएस चीफ ने चिंतन शिविर में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन बातों को सुन लेते हैं, उन बातों को सबसे पहले सुनते हैं, फिर उसके निहितार्थ समझेंगे। ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था,
जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता, इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। ये प्रकरण आरएसएस चीफ संघ शिक्षा वर्ग के जो तृतीय वर्ष है, यानी ओटीसी संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष के जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको संबोधित कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने बड़ी कीमत चुकाई, एकता के लिए हमने बहुत धैर्य रखा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अतिवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें अतिवादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अतिवाद जो है वो ठीक नहीं है। हिंदू धैर्यवान है, हिंदू ने धैर्य रखा, हिंदू सशक्त होना चाहिए, लेकिन अतिवादी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सशक्त हिंदुत्व की वकालत वो करते हैं। उन्होंने कहा ज्ञानवापी का अपना इतिहास है और हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने दो टूक कह दिया। उन्होंने कहा हर मुद्दे पर लड़ाई क्यों करनी, हर मुद्दे पर विवाद क्यों बढ़ाना। हिंदू धर्म को मजबूत बनाने की जरूरत है, हिंदू धर्म को और ताकतवर बनाना है। ये बातें संघ प्रमुख ने कही। उन्होंने कहा ना खुद डरना है और ना किसी को डराना है, विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर होना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इनमें सारा सार छिपा हुआ है। उन्होंने दो टूक कहा कि हमने 9 नवंबर को ये स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब भारत में किसी प्रकार के जो चाहे मंदिर हो, चाहे किसी प्रकार के जो धार्मिक आंदोलन हैं उनमें हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने कहा राम जन्मभूमि में हम परिस्थितियों बस कैसे भी हम उस आंदोलन में शामिल हुए और बस उसका हल निकलने के बाद वहीं खत्म। हम आगे किसी भी कहीं भी हम किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। आरएसएस चीफ के इन बातों का जो संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष के ओटीसी थर्ड ईयर के छात्रों जो प्रशिक्षणार्थी थे उनको संबोधित कर रहे थे, बहुत सारी बातें इसके जरिए उन्होंने दे दी हैं, बहुत सारे संदेश और संकेत दे दिए हैं। उनका भी ज्ञानवापी का अपना इतिहास है और जो आज के मुसलमान हैं उनके पूर्वज भी हिंदू थे। ये सही है कि बहुत तोड़फोड़ हुई है मंदिरों में, जो प्रमुख मंदिर हैं, जो प्रमुख देवस्थान हैं, वहां पर तोड़फोड़ की गई है मुगलों द्वारा, ये भी सत्य है। लेकिन कह रहे भाई उन चीजों को लेकर अब माहौल ठीक रखो। आरएसएस प्रमुख का जो संदेश है, जो उनके जो संभाषण में जो संदेश है, संकेत है, उसे समझने की कोशिश करो। ये बात उन्होंने कही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ज्ञानवापी के आलोक में अगर इसे देखें, या लगातार जो ताजमहल की बात हो रही है, हर शहर में एक ऐसा स्थान बताया जा रहा है जिसके नीचे शिवलिंग होने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत तलाशो। अब आरएसएस चीफ से ज्यादा कौन जिम्मेदार व्यक्ति हो सकता है इस मसले पर। वो कह रहे हैं भाई देश का माहौल ठीक रखो, ना खुद डरो और ना किसी को डराओ। कौन सी बातें हैं ये? तो ये सब बहुत सारी बातें कही हैं। इनके अपने सामाजिक निहितार्थ हैं, इनके धार्मिक निहितार्थ हैं और इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। राजनीति करने वाले इसे अपनी तरीके से समझ लें, सामाजिक कार्य करने वाले लोग अपनी तरह समझ लें, और धार्मिक कार्यों में जो धर्माचार्य हैं, आचार्य हैं, साधु संत महंत, वो इसे अपनी तरीके से समझ ले। उन्होंने एक मोटे मोटे शब्दों में इन बातों को बता दिया है। हमारे साथ देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। भदौरिया जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार कि आपका स्नेह के न्यूज चैनल को और मुझे व्यक्तिगत तौर पर मिलता रहता है। बहुत प्रणाम आपको। आपने जिस तरीके से चीज़ों को सुना होगा, मोहन भागवत को आपने सुना होगा, और आज भी अभी जो हमने बयान उनका सुनाया है, ओटीसी थर्ड ईयर के जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको संबोधित कर रहे थे वो, और उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा कि हर मंदिर के नीचे माफ़ कीजिएगा, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत तलाशो, और कुल मिलाकर न डरो न डराओ। हिंदू सशक्त होना चाहिए
अतिवादी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अतिवाद का उन्होंने पुरजोर विरोध किया है और कहा कि अतिवादी नहीं होना चाहिए। आलोक जी, इसके नेतार्थ क्या हैं, आप इसके जो गूढ़ संदेश क्या हैं? देखिए, दो चीजें हैं। आरएसएस चीफ, जाहिर सी बात है कि एक संसदीय संगठन जरूर है, लेकिन तमाम आनुषंगिक संगठन और उसकी एक जो पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी, उसके बयानों से और उसके निर्देशों से अलग नहीं जा सकती, ये सत्य है। इसमें किसी भी तरीके से कोई शक शुबा नहीं। लेकिन एक सवाल एक और उठता है, अभी जैसे इन्होंने कहा पहले भी, अगर आरएसएस चीफ अगर कुछ कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो जमीन पर उसका वैसा संदेश क्यों नहीं जाता? अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या कोई प्रवक्ता है या कोई ऐसा अगर इस तरीके का बयान अगर वो देता है, अगर आप गौरक्षकों वाली बात याद रखिए, कुछ दिनों पहले की बात है ये, अभी ज्ञानवापी को समझने के लिए हमको जरूरी है कि हम गौरक्षक के बारे में भी हमको चीजों को समझ में आना चाहिए। गौरक्षक के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा था, नहीं होना चाहिए। अब अगर इसके बावजूद अगर कोई करता है, तो क्या उस आदमी की इतनी बिसात है, इतनी औकात है, इतनी हैसियत है कि वो इन दोनों के बयानों से, इन दोनों के मंतव्य से, इन दोनों की इच्छा के विपरीत जाकर कुछ कर दे? और अगर कर देता है तो सवाल है कि क्या एक्शन लिया गया? क्या आरएसएस चीफ ने, आरएसएस ने अपने आनुषंगिक संगठन या किसी भी व्यक्ति के जो पॉलिटिकल विंग में भी जो आ चुका है, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? क्या उसके खिलाफ कोई निर्देश जाहिर किए गए? नहीं निर्देश किए गए। तो सवाल है कि आरएसएस को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि आरएसएस में दो तरीके की बातें होती है। एक तो ये कि दिखाने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती है, बहुत अच्छी बातें होती है। आज जो इन्होंने कहा, मैं इससे सहमत हूं, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी कहते हो कि ये मुस्लिमों के पूर्वज भी हिंदू थे, यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो मैसेज है, जो दबे ढके शब्दों में जो मैसेज है, वो मैसेज बहुत साफ है कि मतलब आपको इस मुख्य धारा में आना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली नहीं आते, प्रधानमंत्री निवास नहीं जाते, प्रधानमंत्री के यहां से या प्रधानमंत्री खुद नागपुर जाते हैं, इनके काबीना के मंत्री सारे नागपुर जाते हैं, ज्यादातर मंत्री नागपुर जाते हैं। इसके बावजूद सांसदों का भी है, कोई भी आरएसएस से अलग चलकर ना चुनाव लड़ सकता है, ना जीत सकता है। अगर आनुषंगिक संगठनों का समर्थन अगर उस भारतीय जनता पार्टी को ना मिले, तो शायद ही कोई ऐसा उम्मीदवार है जो चुनाव जीत सके। इसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है? तो सवाल यह है कि आप अच्छे बयान देना एक अलग बात है, उसको अगर कोई नहीं मानना है, नैतिकता तो यही है कि उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। और आरएसएस चीफ की बात से कौन अलग होकर जा सकता है इस देश में? मतलब कम से कम उनके आनुषंगिक संगठनों की अगर हम बात करें, तो कौन सा व्यक्ति है जो उनसे उनकी बात को ना माने? तो सवाल है कि ये हमको समझना पड़ेगा। अगर ना मानता है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आप निंदा भी तब करते हैं जब गौरक्षकों वाला भी अगर आप याद करिए तो बहुत सारा आगे चला। अभी देखिए, इन्होंने जब आपने भाषण सुनाया है, तो इसमें इन्होंने एक चीज कही कि मैंने 9 नवंबर को भी मैंने पहले कहा था, ठीक है, आपने कहा था कि राम जन्मभूमि हो गया, अब हमारा आरएसएस का कोई नहीं। तो सवाल है कि ये जितनी जो मस्जिदें में या जितने भी जहां पर जो छानबीन हो रही है, क्या जो कोर्ट में जो रिट लगाई गई है, क्या ये रिट वापस हो जाएंगे अगले 1 हफ्ते के अंदर, अगले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर? अगर नहीं होंगे तो हम इसको क्या समझें? तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि कथनी और करनी में थोड़ा सा फर्क है। और मेरा अभी भी मानना है, अगर आरएसएस चीफ अगर दिल से ये चीज मानते हैं कि इस पे अमल होना चाहिए, तो कोई ताकत ऐसी भारत की नहीं है जो उसको अमल करने से रोक सके। ठीक बात है, ठीक बात है आलोक जी, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही। उन्होंने कहा कि भाई 9 नवंबर को हमने कह दिया था कि अब आगे कुछ नहीं है। ठीक बात है, अगर आपने साफ कह दिया है तो उसके बाद फिर ये लोग कैसी हिमाकत कैसे कर रहे हैं? ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है अगले 1 हफ्ता में अगर ये भी कल जो बात उन्होंने कही है, अगर बहुत कुछ संकेत तो संदेश जाना होगा तो 1 हफ्ते में दिख जाएगा जो अतिवाद हो रहा है। जैसा उन्होंने कहा कि अतिवादी होना ठीक नहीं हिंदुत्व का, हिंदू अतिवादी नहीं, सशक्त होना चाहिए। तो क्या इस अतिवाद पर रोक लगेगी? ये बहुत बड़ा सवाल होगा अपने आप में। अब
हम थोड़ा मंथन में आगे बढ़ते हैं और इस पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए, यहाँ निवेश लाने के लिए बहुत सारे प्रयास उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। और वो लगातार इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई हमने दूसरे नंबर का ये प्रदेश इसको बना दिया है, दूसरे नंबर का प्रदेश हमने बना दिया है। हर विकास के मामले में, आर्थिक संसाधनों के मामले में और डेवलपमेंट के मामले हमने इसको दूसरे नंबर का प्रदेश बना दिया है। ये बात योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं। वो कहते हैं भाई बेरोजगारी दर भी काफ़ी गिर गई है और जो पहले की जो 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई उसमें तमाम उद्यम आए, बहुत कई हजार करोड़ की घोषणाएं पहले हो चुकी हैं। आज भी कई बड़े ग्रुपों ने, अडानी ने भी कह दिया कि भाई 17,000 करोड़ की वो निवेश यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की निकल कर आई हैं और ये लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो तीसरा संस्करण है आज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं, एक उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते मैं स्वागत करता हूं निवेशकों का, निवेशकर्ताओं का, उद्यमियों का मैं उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं, मैं काशी से सांसद हूं। ये बात उन्होंने पीएम ने कही और राज्य और केंद्र सरकार एक प्लेटफॉर्म पर आई, ये बात उन्होंने कही। इससे जुड़ने वालों को हर जानकारी मिलती रहेगी। भारत ने तेजी से विकास किया है, ये प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं। उसका कारण है डिजिटल क्रांति। 2014 में 1 GB डेटा 200 रुपये में था। ये प्रधानमंत्री ने तुलना की है 2014 और 2022 की। आज उसकी कीमत 11-12 रुपये हो गई है। भारत ही ऐसा देश है जहां डाटा इतना सस्ता है। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े गाँवों में काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा पहुंचा है। ये सब सारी चीज़ें उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहीं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने की कोशिश की गई। जो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री का, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने स्वागत किया और राज्यपाल भी कार्यक्रम में मौजूद थी। बहुत सारे उद्यमी थे, मंत्री थे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है लखनऊ, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब ये वास्तव में पहले प्रधानमंत्री को सुनते हैं कि उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो बड़ा सुनना जरूरी है। मुख्यमंत्री को सुनते हैं, फिर आलोक जी के पास चलेंगे और समझेंगे कि वास्तव में ग्राउंड ब्रेकिंग क्या है। एक आम आदमी कहते हैं ना कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, तो ये है क्या वास्तव में? ग्राउंड ब्रेकिंग क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये शब्द क्यों है? भाई कुछ कहा जा सकता था कि निवेश मेला कह देते उसको, या और कुछ कह सकते थे। ग्राउंड ब्रेकिंग क्या है, ये आम आदमी को अगर बताओ भाई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, अगर बहुत डीप तक चीज़ों को नहीं जानता है, अंग्रेजी दहा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक सामान्य आदमी इसे समझता नहीं है। तो ये है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और वास्तव में क्या 2 संस्करण इतने सफल रहे हैं जो तीसरा संस्करण भी लॉन्च कर दिया गया है? तो पहले प्रधानमंत्री को सुनते हैं। प्रदेश की युवा शक्ति पे भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने, संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। काशी का सांसद हूं, तो एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बड़ी। आज दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां बनी है,
वो हमारे लिए बड़े अवसर भी लेकर आई है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। मुख्यमंत्री से पहले प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन किया। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे। उन्होंने युवाओं पर भरोसा किया, काशी में जाने को कहा कि उद्यमियों से कि जरा मेरी काशी दिखाई, उन्होंने निवेदन किया और बहुत सारी बातें कहीं, बहुत कि भाई उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो रहा है, योगी जी ने किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया। एक लंबा संबोधन उन्होंने किया और कई बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उसे सुनिए। के रूप में 29 विभागों की 349 सेवाएं आज इन्वेस्टर्स को यूपी में ऑनलाइन प्राप्त हो सकती हैं। मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस व्यवस्था के साथ लागू किया। और साथ ही साथ प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर जो निवेश फ्रेंडली माहौल बनाने, कानून व्यवस्था को बेहतर करने, परंपरागत उद्यम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की। और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60 लाख ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा, तो 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18% से घट करके 2.9% रह गई है। मुख्यमंत्री ने बहुत सारे डेटा प्रस्तुत किए और कहा कि जो बेरोजगारी दर है वो पिछली सरकारों के कार्यकाल के मुकाबले जो 18% थी, अब 2.9% ही रह गई है। ये बड़ा, अगर वास्तव में अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम बधाई के पात्र है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी, बिरला, तमाम लोग, बहुत सारे लोग आए थे। उनके उद्गार भी सुनिए, उनकी प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सुनिए। New phase of Uttar Pradesh, it is no longer a state that is content being a lagging follower in the nation's economic journey. Rather, it is a keen leader of India's evolution to a $5 trillion economy. When it comes to ease of doing business or building new age infrastructure, UP is setting an example for other states to follow. At the end of the day, ease of doing business is about an experience. And our experience with the administration has been truly wonderful. I personally look forward to this continued support as we continue to accelerate our investments in Uttar Pradesh across businesses. Uttar Pradesh is a symbolic of this quantum leap forward. Honorable Prime Minister, you are building a new India. A new India that works to restore its past glory. A new India that stands by its allies and friends. A new India that takes center stage on the global platform. A new India that feels and cares for all its citizens. A new India where all Indians can hold their heads high. गौतम अडानी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी, आपने नया भारत बनाया है
बुरी बुरी प्रशंसा की, उत्तर प्रदेश की उन्होंने प्रशंसा की। और उत्तर प्रदेश में जो माहौल बन रहा है उद्योगों को लेकर, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और वो 17,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में 17,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में करीब 30,000 रोजगारों का सृजन होगा। ये वादा किया गौतम अडानी ने। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कई उद्यमियों से के न्यूज ने बातचीत की, वो सुनवाएंगे आपको। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरा वॉलेट, अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहां से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है। और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी जी। मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से? मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 तीसरा संस्करण। भारी भरकम निवेश के वादे, दावे और तमाम उद्यमियों ने वादा किया है कि भाई उत्तर प्रदेश में हम भारी निवेश करेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद सफ़ी ने कुछ उद्यमियों से बातचीत की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मुतालिक। हमारे साथ मौजूद सर, आज एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्टर, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश को जब मैं बहुत छोटा था ये कहा जाता था कि यहाँ पे बिजनेस करना अपने आप में एक खतरा है, लेकिन आज जितना उत्साह और जितना संपत्ति, निजी संपत्ति उत्तर प्रदेश में आ रही है, आई थिंक इट्स अनपैरेलल्ड। आई माई सेल्फ एम वेरी एक्साइटेड। मेरी अपनी यूनिट लग रही है। वी आर मेकिंग साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स एंड मैं एक बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में अपनी और अपनी कंपनी के लिए। थैंक यू। हमारे साथ पवनदीप जी थे, बिल्कुल। और हमारे बात करते हैं, मैम कैसा लगा आपको आज प्रधानमंत्री जी संबोधन करके? एक बड़ी उपलब्धि। बहुत अच्छा था, उत्साह बहुत अच्छा था एंड आई थिंक अक्रॉस इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आज एक सौगात दिया हुआ है, एक बड़ी उपलब्धि है। कैमरामैन बलराम के साथ सफ़ी अहमद के न्यूज़ इंडिया। आलोक जी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ये समझाइए दर्शकों को, ये आम दर्शक के पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है ये। आलोक जी, देखिए दो चीजें हैं। पहला,
जब भी इस तरीके की मीटिंग होती है, बड़े स्तर पर जब ये कार्यक्रम होते हैं, तो इसका मंशा तो बड़ी अच्छी होती है कि लोग आए, निवेश करें। लेकिन हकीकत यह है कि जितने वादे किए जाते हैं, जैसा अभी आपने कहा भी, जब इस टॉपिक का जब आप विषय प्रवेश करा दें, तो आपने बिल्कुल सही कहा, वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े सहमति पत्र पर दस्तखत की नौबत आ जाती है, बयान जारी हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में उतना निवेश आता नहीं। अगर हम लोग गुजरात में जो वाइब्रेंट गुजरात है वहां के देखने पर, उसके बाद मध्य प्रदेश का देख लें, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी तीसरा संस्करण का देख लें। पहले संस्करण में आपको याद आता हो तो एक एसएल ग्रुप था जिसने बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं करी थी, जो बाद में राज्यसभा के सांसद भी बन गए थे। बड़ी लंबी चौड़ी, राजस्थान से लड़ रहे हैं। हाँ। इस बार फिर पहुंच गए चुनाव लड़ने। तो लेकिन हाँ, पिछली बार तो पेन का कमाल हो गया था, इंक दूसरी हो गई थी, इस बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा उस निवेश का हुआ क्या, नहीं आया। हमारे अनिल अंबानी साहब ने बहुत सालों से निवेश की घोषणाएं करते आ रहे हैं, हुआ क्या। तो अगर आप ये निवेश का अगर लेखा जोखा करेंगे ना, कि जितने सहमति पत्र की बातें होती हैं, जितने लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी संभावनाएं देखते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल या 2 साल के बाद अगर उसका पुनरावलोकन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें से अधिसंख्य सिर्फ घोषणाएं ही निकलती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय। लेकिन सवाल ये है कि सुर्खियां तो मैनेज हो जाती हैं। अभी भी मैं देख रहा था, एक भाषण सुन रहा था कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार सृजन के क्षेत्र में डाल दिया गया होगा, बिल्कुल नहीं मना करता। क्या लोन देने से लोग रोजगार सृजन के क्षेत्र में चले जाते हैं? क्या मुद्रा लोन की हकीकत आपको मालूम है? मुद्रा लोन में कितने ज्यादा लोग डिफॉल्ट कर गए हैं, एनपीए की तरफ, अभी तो बैड लोन है, फिर एनपीए की तरफ चला जाएगा वो, हमको ये भी समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, एमएसएमई का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? भाई सबसे ज्यादा रोजगार तो एमएसएमई देता है लोगों, हर आदमी तो रोजगार सृजन के क्षेत्र में नहीं जा सकता, लेकिन एक एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे लोग अपना रोजी रोटी कमा पाते हैं उसके जरिए। उसकी क्या स्थिति है, ये भी एक हमको बताया जाना चाहिए। बड़ी बड़ी घोषणाएं तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, सुर्खियां अच्छी होती है, बहुत अच्छा विकास होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को एक हमको वो भी देखना चाहिए कि जो हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम कहाँ खड़े हुए हैं। गरीबी की हम बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं, हम वहां पर एक स्टंट, मतलब जो बच्चे जो नाटे रह जाते हैं ना, हम उनकी बात करते हैं, वहां हम कहाँ खड़े हुए हैं। और छोड़िए हम फैमिली प्लानिंग की बात करें, हम देखिए सोशल इंडिकेटर्स पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका इतना निवेश वास्तव में आ रहा है तो आप निश्चित तौर पे जानिए कि इससे आपका सोशल सेक्टर जो आपका है वो मजबूत होगा। वो मजबूत होगा तो बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आएंगे, तो फिर उनको मुफ्त राशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपकी एक तरफ आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं 3 साल से जारी हैं, और दूसरी तरफ आप हमको ये भी बता रहे हैं कि हम इतना राशन दे रहे हैं। तो दोनों में एक विरोधाभास है। इस विरोधाभास को हमको हालांकि के मुख्यमंत्री ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि 18% बेरोजगारी दर थी उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी। अखिलेश यादव के कार्यकाल में भयंकर बेरोजगारी थी, 18% लोग बेरोजगार थे, अब 2.9% ही लोग बेरोजगार बचे हैं। अखिलेश यादव विधानसभा में उल्टा कहते हैं ये लोग बताते हैं कि बेरोजगारी दर ये है, लेकिन ये नहीं बताते कितने लोगों को रोजगार दिया है। ये क्या माजरा, क्या इसमें क्या घपला होता है? यह बिल्कुल सही बात है कि इतना सारा रोजगार मिल गया लोगों को। नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। जब भी हम लोग रोजगार को देखते हैं तो हमको उसको एक समग्रता के साथ में देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि CMIE है, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, संस्था है, वो जो रिपोर्ट जारी करती है वो बहुत ही प्रामाणिक रिपोर्ट है। निजी तौर पर है, लेकिन वो बहुत ही प्रामाणिक रिपोर्ट है। उसमें 2 चीजें निकल करके आई है, जो LFPR कहते हैं, वो घट रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत में हमसे कंटेस्ट नहीं हुए हैं। तो मैं अगर भारत की अगर बात करूं तो 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना रोजगार बाजार में वापस हो गए हैं। उन्होंने अपना रोजगार के मौके उनके लिए खत्म हो गए हैं, उन्होंने रोजगार की आस छोड़ी है जी। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण। जब भी अब हम अगर ऐसी बातें करें तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत
बढ़ती चली जा रही है देश में, जो रोजगार की आस भी छोड़ बैठे हैं। इन महिलाओं की भी है, कोरोना के कारण भी, और वैसे भी अर्थव्यवस्था की भी। देखिए, किसी भी राज्य की सेहत का अंदाजा उससे होता है कि जो उसका जो जीडीपी का रेशियो होता है और जो कर्ज जो वो लेता है, उस रेशियो के आधार पर ये लगाया जाता है कि उस राज्य की आर्थिक ताकत कितनी है। तो उत्तर प्रदेश का तो जीडीपी और डेट रेशियो जो बोला जाता है वो काफी है। तो इसलिए अगर आप ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आप करते रहिए, अच्छे विज्ञापन देते रहिए, सब करते रहिए, लोगों को एक भ्रम पैदा होता है, लेकिन साथ में हमको ये भी बताना चाहिए कि ये 3 साल का जो ये घोषणाएं हो रही हैं, 3 साल से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, सब तक चलो 5 साल से हैं, तो उसमें हुआ क्या? मुझे एक बात में पूरी प्रक्रिया में मेरे को एक शब्द पे मेरे को एक आपत्ति आई थी। हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के जितने जिले हैं सबके लिए जिम्मेदार है, सबके विकास के लिए जिम्मेदार है, सब में सामाजिक समरसता, सौहार्द और विकास तीनों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन उनका ये कहना कि सिर्फ बनारस आओ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो देश के जो बाकी जिले हैं उनका क्या होगा? वो केवल एक अपनी जगह में लेंगे, वो केवल एक सांसद के तौर पर बुला रहे हैं। आलोक जी वो कह रहे हैं कि भाई मैं बनारस का सांसद होने के नाते मोह नहीं छोड़ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी ने, अपने व्यस्तम समय में आपने हमें समय दिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आलोक जी कह रहे हैं कि भाई उनको इस बात पर एतराज है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं बनारस आओ। भाई वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे देश की बात करते। आलोक जी बहुत ज़बरदस्त पत्रकार हैं और उनके जो चुटीले लेख और चुटीली बातें और सवाल वो उठाते हैं और मौके पर उठाते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के कानपुर की खबर पर आ रहे हैं। 21 साल फिर वही बवाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं नूपुर शर्मा। उन्होंने एक हफ्ते पहले पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी कर दी। उन्होंने पैगंबर साहब को लेकर एक बयान दे दिया। उस पर मुसलमान नाराज हो गए, ज़बरदस्त तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा भी किया गया जो वाजिब धाराओं में था, और उनकी गिरफ्तारी की भी बात को लेकर आंदोलन कई जगह उत्तर प्रदेश में और देश में देखने को मिला। ठीक बात है, किसी पैगंबर के बारे में, पैगंबर साहब के बारे में या अन्य जो पैगंबर हैं उनके बारे में कोई बात कहना, जो बात नागवार हो वो नहीं कहनी चाहिए। और यही बात दूसरे वर्ग को भी ध्यान रखनी चाहिए कि भाई हिंदू देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी ना की जाए। ये है, क्योंकि राजनीति इस हद तक चली जाएगी या प्रवक्ता या नेता इस स्तर तक जाएंगे जो कानून व्यवस्था को खतरे में डाल देंगे। मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हो सकता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन उससे ज़्यादा आगे बढ़कर जो लोग काम करते हैं मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। इसको लेकर कानपुर में 4-5 दिनों से, एक हफ्ते से 5 जून को बंदी के पोस्टर जगह जगह लगाए गए थे कानपुर में कि भाई 5 तारीख को जो पैगंबर साहब की शान में जो गुस्ताखी की है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने, उसके खिलाफ कानपुर के बाजार बंद होंगे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। ये बात 5 तारीख को उसमें डेट दी गई थी। लेकिन आज जुमे की नमाज के फौरन बाद, कानपुर का यतीम खाना इलाका है जहां जुमे की नमाज काफ़ी बड़ी नमाज होती है, और यहाँ के बाद जुमे की नमाज के बाद लोग निकल पड़े और बाजार बंदी कराने के लिए। इसको लेकर टकराव हुआ, हिंसा हुई, कई राउंड फायरिंग हुई। वो तस्वीरें हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और किसी देश के किसी भी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगेंगी। यही नहीं, ताबड़तोड़ बमबाजी की गई, गोलियां चलाई गई, पुलिस फोर्स पर हमला किया गया, और यहाँ तक सनसनीखेज एक घायल ने से ये भी सनसनीखेज आरोप लगाया कि उसका नाम पूछकर उसे मारा गया, उसे लहूलुहान कर दिया गया, उसके सिर में 30 टांके लगने की नौबत है। ये वो तस्वीर है, वो पोस्टर है जो बवाले जान बन गया, बवाल की जड़ बन गया। काफ़ी बड़ा बवाल कानपुर में हो गया है। इसको लेकर जेल भरो आंदोलन है। ये हयात जफर आसमी नाम के शख्स हैं, ये पहले भी बवाल करा चुके हैं। इस तरह के कानपुर में छोटे बड़े बवाल ही करा चुके हैं। इस तरीके के जो विवादित मसले हैं उसमें ये अक्सर आगे आ जाते हैं, और इतना बवाल हुआ है कि फायरिंग भी हुई है, कम से कम 10-12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और ये उस वक्त हुआ जब कानपुर में, यानी कानपुर देहात में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब थे। वो यहाँ से बहुत दूर नहीं है जहाँ यह कार्यक्रम
हुआ, कम 60-70 किलोमीटर की दूरी पर सारा हमला था। और राष्ट्रपति तो सुबह कानपुर के भी कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके लिहाज से कई जिलों का फोर्स, काफ़ी तामझाम व्यवस्थाएं कानपुर में थी। लेकिन 5-7 दिनों से इस तरह के पोस्टर लग रहे थे, तो कानपुर की LIU कहाँ थी, खुफिया कहाँ थी, वो तंत्र कहाँ था, प्रशासन कहाँ था, यहाँ के कमिश्नर क्या कर रहे थे? ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में, जब मैंने ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए। तमाम चीज़ें हुई, तमाम बातें हुई, लेकिन हम 21 साल पहले का वो वाकया याद करते हैं जब 16 मार्च 2001 को कानपुर में इसी स्थान पर जहां से बमबाजी हुई है, बवाल हुआ है, स्थान वही है, मुद्दे उसी तरीके से हैं। इसी स्थान पर यतीम खाने से ही हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें तत्कालीन ADM फाइनेंस CP पाठक की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी, उनके गनर को भी गोलियां लगी थी, बहुत सारे कई लोग इस दंगे में मारे गए थे, तमाम आगजनी हुई थी और 7-8-10 दिन तक ये बवाल चलता रहा था कानपुर में। उसके बाद से कोई बड़ी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, छोटी मोटी झड़पों को छोड़कर। लेकिन उस वक्त उस घटना का मैं खुद साक्षी था। उस दौरान मैं एक समाचार पत्र में रिपोर्टर हुआ करता था और उस दौरान उस पूरी घटना का मैं स्वयं साक्षी था। और उसमें भी तत्कालीन SSP GP शर्मा की घोर लापरवाही रही। बार बार याद दिलाने के बाद मीडिया के लोग 4-5 दिनों से याद दिला रहे थे कि पूरे जो संवेदनशील इलाका है वहां पर पोस्टर लग रहे हैं, और यहां तक कि आपके दरोगा मेघश्याम वर्मा को बम भी मार दिया गया पीठ में। उसके बाद भी अधिकारी सचेत नहीं हुए, पोस्टरबाजी हुई। और उस वक्त पोस्टरबाजी डेनमार्क में कुरान शरीफ जो जलाई गई थी उसको लेकर यहां पुतले फूके जा रहे थे। डेनमार्क में कुरान शरीफ के अपमान को लेकर कानपुर में प्रदर्शन हो रहा था, उसको लेकर प्रदर्शन को लेकर पोस्टर थे, बाकायदे ऐलान था कि जुमे की नमाज के बाद आप लोग निकलिए, प्रदर्शन करिए इस जुल्म ज्यादती का। डेनमार्क में कुरान शरीफ जला गई, फ्रांस में कोई घटना होती है और उसका प्रदर्शन यहां होता है और कानपुर दंगे की आग में जल जाता है। बिल्कुल उसी तरीके का सीक्वेंस, वही पोस्टर, वही लापरवाही और उसी तरीके की घटना। ऊपर वाले का शुक्र है कि इस घटना में किसी की अब तक जान नहीं गई है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि कम से कम लोगों को सुरक्षित रखें। और लोगों से भी K-News का ये जिम्मेदार चैनल, ये मंच, ये अपील करता है कि आप लोग धैर्य रखिए, किसी प्रकार के बहकावे में मत आइए, सद्भावना बनाए रखिए, क्योंकि ये लोग भड़काने वाले लोगों के पास काम ही है यही। शहर काजी ने हमारे सहयोगी से बातचीत में कहा कि नादानी कर दी लोगों ने। ऐसी नादानी किस काम की? ऐसी नादानी किस काम की जब आप अपने शहर का अमन खतरे में डाल देते हैं? तो मैं दोनों घटनाओं का साक्षी हूं। 21 साल पहले की घटना, इसीलिए मैंने कहा कि 21 साल बाद 21 साल फिर वही बवाल, क्योंकि सेम एक एक चीज उस घटना से मेल खाती है। उसी तरीके से पोस्टर, उसी तरीके से जुमे की नमाज के बाद की घटना, तब भी जुमे की नमाज के बाद घटना हुई थी और पुलिस फायरिंग में 3-4 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद हिंसा भड़क उठती है, दंगा भड़कता है, बाद में ADM मारे जाते हैं। बहुत सारी घटना उस वक्त 21 मार्च 2001 की दोपहर बाद की, दिन में 1 बजे के बाद वो घटना हुई थी। और आज भी उसी वक्त जुमे की नमाज के बाद लोग निकल आए सड़कों पर, जबरन दुकानें बंद कराने लगे, बम चलाने लगे, गोलियां चलने लगी, पत्थर चलने लगे। दोनों तरफ से लोग निकल आए, दोनों समुदायों के, दोनों पक्षों के लोग निकल आए। और फिर क्या था? फिर तो भीड़ बेकाबू हो गई, गलियों तक में पुलिस को घुसने में बहुत मुश्किल हुई। ये बमबाजी, पथराव की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। उस वक्त थोड़ा पर्दा था, मीडिया में भी पर्दा था, आंखों में बचा कर लोग काम करते हैं। अब पर्दा हट गया है, बहुत सारी चीज़ें अब खत्म हो गई हैं, मान मर्यादा भी अब नहीं रही। तो कुल मिलाकर ये हमने इसीलिए कहा कि 21 साल फिर वही बवाल। 21 साल बाद भी अगर नहीं सुधरा तो इंटेलिजेंस, नहीं सुधरा तो सिस्टम, नहीं आई तो सतर्कता। तब भी इंटेलिजेंस फेल हुआ था। और मेरा सीधा कहना है कि इस बार भी इंटेलिजेंस फेल हुआ है। वो इसके लिए पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार हैं या जिलाधिकारी जिम्मेदार है, LIU जिम्मेदार है, जो भी एजेंसियां हैं वो सीधे जिम्मेदार हैं। भाई किसी इलाके में कोई पोस्टर लगते हैं और बड़े अधिकारियों को इसका इल्म नहीं, इसकी जानकारी नहीं। जब जिला अधिकारी से पूछा गया कि स्थिति क्या है, क्या आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए।
कानपुर में दो पक्षों में विवाद होता है, उसका अब स्थिति कैसी है? अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। एरिया को प्रॉपर्ली डोमिनेट कर लिया गया है। पुलिस का व्यवस्थापन था, सीपी साहब, जॉइंट सीपी, ये सब मौजूद थे, मैं, एडीएम, हम लोग आए। हमारे सिविल डिफेंस के भी लोगों ने इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। लेकिन जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको पकड़ना आवश्यक है। उसके पीछे अभी पुलिस गई हुई है और इन सब लोगों को नैप किया जाएगा और इसमें जितने भी विषम परिस्थिति पैदा की है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैम, वीवीआईपी प्रोटोकॉल इस टाइम शहर में है, कई वीवीआईपी मूवमेंट्स है, उसके बाद ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं। देखिए, वीवीआईपी मूवमेंट है वो अपना सतत रूप से निरंतर चल रहा है। ये मिसक्रिएंट किसी ने साजिश ही की है, उस साजिश में कौन साजिश करता है उन चीज़ों को देखना आवश्यक है। उसको पूरी तह तक जाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। मैम, क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तो हम लोग मौका वारदात पे हैं। आई एम नॉट एबल टू नो कि कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं अभी, क्योंकि हर कोई इधर उधर छितर बितर है। तो इस थोड़ी कुछ देर बाद इस पर असेसमेंट मिल पाएगा। हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा ने कानपुर के डीएम से एक खास बातचीत की है और उन्होंने बहुत नपे तुले शब्दों में कहा कि भाई वीआईपी मूवमेंट अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोगों ने शरारत की है, जो उपद्रवी हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे और पता कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी साफ होनी हैं। ये बात उन्होंने कही। सरकारी बयान है, भाई कोई सरकारी अफसर तात्कालिक रूप से क्या कहेगा, एक नपा तुला बयान है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि पोस्टरबाजी हो रही थी, प्रदर्शन की बात हो रही थी। अगर पिछली बार भी यही चूक हुई थी कि जुमे की नमाज के दौरान कोई इंटेलिजेंस नहीं था कि क्या वो लोग करने वाले हैं, और आज भी वही इंटेलिजेंस की चूक हुई कि जुमे की नमाज के बाद यह भीड़ कहां जाएगी, आज भी कोई इनपुट नहीं था प्रशासन और यहां के पुलिस कमिश्नर के पास। उसका कोई इंतजामात नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे प्रकाश शर्मा ने खुला आरोप लगाया कि जिस वक्त भीड़ हिंसक हुई उस वक्त जो बेकनगंज का थाना प्रभारी है और चौकी इंचार्ज है वो भाग खड़ा हुआ, वहां नहीं था। इसी वजह से बवाल बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी इस पर बयान दिया है। वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। वही रटा रटाया सरकारी बयान सरकारी अफसर ने देंगे ही। भाई सवाल, मूल सवाल पर कोई नहीं आ रहा कि 21 साल बाद वही घटना फिर रिपीट हो गई। इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये घटना हुई है, तभी कहीं एएसपी रहे होंगे, है ना। तो क्या उम्मीद इन लोगों से की जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लेवर रहा। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी कतई मुराद नहीं कि केवल इसके लिए डीएम जिम्मेदार है, क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम है। अब डीएम उतना सक्रिय नहीं रहते हैं यहां पर। जहां जहां कमिश्नरी रहती, पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा है। यहां के कमिश्नर मीणा भी इसके सीधे जिम्मेदार हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इंटेलिजेंस फेल्योर तो टोटल इंटेलिजेंस फेल्योर है ही। अब इस तरीके के जो घटनाओं में आग का घी काम कैसे बयान करते हैं धार्मिक नेता मौलाना तौकीर रजा का ये बयान भी आग में घी का काम कर रहा है। तो हमारी मजबूरी है कि सड़कों पर आए और हमारा ये कानूनी अधिकार है कि जो बात हमें तकलीफ पहुंचाती है, हम धरने प्रदर्शन के जरिए, आंदोलन के जरिए सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करें। माना जाए या ना माना जाए, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और इंशाल्लाह उसी दिन हम 10 तारीख इंशाल्लाह उसी दिन हम आगे की अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे। ये धरना हमारा एक रोजा होगा जो इस्लामी इंटर कॉलेज में। ये प्रदर्शन चलते रहेंगे और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश फिरका परस्त ताकतें कर रही हैं उसको भी फिर इसी के साथ शामिल किया जाएगा। मुझे यकीन है कि हुकूमत कितनी ही गैर जिम्मेदार है, कितनी ही फिरका परस्त है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगी कि मुल्क में कहीं अफरा तफरी का माहौल हो या कुछ लोग सड़कों पर बैठे रहें या धरनों पर बैठे रहें। तो हुकूमत, मुझे यकीन है
कि लोग अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे, नाराजगी का इजहार करेंगे, तो हुकूमत कोई फैसला लेने पर मजबूर। तो हम मौलाना तौकीर रजा दबे शब्दों में धमका रहे हैं। अब ये खुली खुली बात है, ये उत्तर प्रदेश का जो राज्य का इंटेलिजेंस, उसको मौलाना का बयान सुना भी नहीं होगा। मौलाना धार्मिक नेता हैं, बरेलवी फिरके से आते हैं, बरेली शरीफ के मौलाना हैं और इनके अनुयायी हर शहर में हैं। ये बात हमें पता है, बहुत सामान्य से पत्रकार को, हमारे से सामान्य पत्रकार को पता, बहुत सारे लोगों को पता होगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों को ये बात नहीं गले उतर रही। 10 तारीख का ऐलान कर दिया कि भाई 10 तारीख को हम करेंगे। वो करें, हुकूमत चाहे जितनी फिरका परस्त हो, लेकिन अब हम कम से कम उसको सुनवा कर रहे हैं। इतना तो चाहेगी कम से कम उसके राज्य में अस्थिरता ना हो। दबे शब्दों में धमकी। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा जुड़ चुके हैं सीधे ग्राउंड जीरो से, कानपुर से। विशाल, अब क्या स्थिति है? दिन भर बवाल, पथराव, बमबाजी, गोलीबारी, आंसू गैस, इंटेलिजेंस फेल्योर। 16 मार्च 2001 जैसी डिटो घटना, एक सी घटना आज फिर होती है। विशाल जी बिल्कुल दुर्गेश जी, आपको बताऊं, जिस तरह से आपने 2001 का जिक्र किया, वो बिल्कुल सेम वैसे ही हालात आज भी थे। क्योंकि जिस तरह से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा था, दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा था, और लगातार जो बातें सामने आ रही थी वहाँ पुलिस फेलियर की बात सामने आ रही थी। वो जिस तरह प्रकाश शर्मा से अपने सवाल किया कि आप शुरुआत से यहाँ पर हैं, आपने क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा, मैंने चौकी इंचार्ज को जाते हुए देखा, मैंने थाना इंचार्ज यहाँ से जाते देखा। और उसके बाद भीड़ इस तरीके से ज्यादा आक्रामक हो जाती है कि वो एक यहाँ पर, अगर चंदेश्वर हाथा जिसे कहा जाता है, यहाँ पर एक अपने ननिहाल में कुछ लोग फंक्शन में आए होते हैं, उनका बैग लूट लेती है, शराब की दुकानों में लूट हो जाती है। और इस बार जो देखने वाली बात ये थी कि 12 से 16 साल, 18 साल के जो बच्चे नहीं होंगे, वो पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे थे। और वो जब एक बार पुलिस से हाथ जोड़कर वो मना भी कर रहे थे कि हम नहीं चलाएंगे, लेकिन जैसे ही पुलिस घूमती थी तुरंत वो पथराव चलाना शुरू करते थे। और वहां पर जब हम लोग अंदर गए तो वहां देखा कि वहां पर कोई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति नहीं थे, वहां पर वो सब युवा वर्ग था और वो सिर्फ अपने धर्म के नारे लगा रहा था और लगातार पत्थर चला रहा था। और लोगों से नाम पूछे जा रहे थे वहां पर, और नाम पूछने के बाद उनके साथ मारपीट की जा रही थी। ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो अभी तक तमाम जगह जो लिंचिंग हुई उसमें इस तरह के आरोप लगे कि भाई नाम पूछकर लिंच कर दिया। अब ये इस तरह की झड़पों में, हिंसक झड़पों में भी नाम पूछकर मारे जा रहे हैं। ये तो बहुत गंभीर विषय है और इसको बहुत सख्ती से लेना चाहिए। विशाल, अब तक कितने लोगों की लगभग गिरफ्तारी हुई होगी और घायलों की तादाद क्या है? देखिए, घायल की तादाद जो बताई गई है, पुलिस वाले उसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हैं और 4 से 5 लोग एक पक्ष के घायल हुए हैं। और अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो अभी कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर हैं मीणा, उन्होंने बताया है कि अब तक 18 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनकी संपत्ति कुर्क करने की बात उन्होंने कही। अभी हम लोगों ने उनसे बात की, अभी वो लगातार अधिकारी उसी चौराहे पर खड़े हुए हैं, तमाम अधिकारी अब आ गए हैं। लेकिन जो बड़ी बात थी कि इतना बड़ा जुलूस और इतने दिनों से जिसका प्रचार किया जा रहा हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो और चाहे वो अन्य प्लेटफॉर्म पे हो, तो उसका प्रचार बाकायदा किया जा रहा था। और वो जो आदमी जिसके हाशमी की बात की जा रही है, वो लगातार CNRC के समय भी ऐसे उसने काम किया था और इसी चौराहे पर ही ईंटें घूमने चले थे। उसके बाद भी, और जब BLO की बात की जाती है, LIO की बात की जाती है कि LIO कहाँ पर है, उनकी क्या सक्रियता है, तो उस पर कोई प्रशासन, कोई आदमी जवाब देने की तैयारी नहीं करता। और एक जगह तो किसी मीडिया चैनल से बात कर रहे थे पुलिस, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसकी थोड़ी जानकारी थी, कुछ न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से ढीलापन जो देखने को मिला, और लगातार पुलिस पर छोटे छोटे बच्चे, घरों से मैंने देखा, मेरे जो सहयोगी थे सहलाज, उनके ईंटा आके उनके पेट पे लगता है, पैर में मेरे ईंटा लगता है, लेकिन जो घरों के ऊपर से छोटे छोटे बच्चे छत पे थे, वो ईंटे फेंक रहे थे ऊपर से, सामने से पुलिस पे ईंटे चलाए जा रहे थे। और वो मानने को तैयार नहीं थे, जैसे उन्होंने किसी ने बताया हो कि तुम्हें यही करना है। जब पुलिस कहे कि आप शांत हो जाए तो चुप हो जाते, तो जैसे पुलिस घूमती थी फिर वो छोटे छोटे बच्चे ईंटे चलाना शुरू कर देते। बहुत शुक्रिया विशाल, आप अपना ख्याल रखिए, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी विशाल पंडित ये बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो बच्चे गुम्मे चला रहे हैं, ईंटें चला रहे हैं। और ये सारी चीज़ें विशाल ने भी वो कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की कि दुकानें लूटने की कोशिश की गई, एक कार तोड़ के उसमें लूटपाट की गई, जो सामान रखा था ले गए। 16 मार्च 2001 को जो कानपुर में दंगा हुआ था, उसमें भी इसी तरीके की घटनाएं हुई थी। भीड़ सोमदत्त प्लाजा की तरफ दुकानें लूटती हुई जा रही थी और वहाँ पुलिस की गोली से 3 लोग मारे गए। उसके बाद फिर ये शहर दंगे की आग में जल गया। एडमिनिस्ट्रेशन को और सतर्क व्यवस्था करनी चाहिए सख्ती से, इससे चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या यहाँ का प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, उनको इस तरीके के तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए। वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में
हम देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति की बात करेंगे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर से आते हैं। कानपुर देहात के परोख उनकी जन्मस्थली है। वहीं पले बढ़े और फिर देश के शीर्ष पद पर काबिज हो गए। जुलाई में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। बतौर राष्ट्रपति वो अपने गांव आना चाहते थे और उससे ज़्यादा उनकी इच्छा थी कि उनके गांव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर आए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा भी कि आज से 52-54 साल पहले, वो जब छोटे थे तो 52-54 साल पहले उनके गांव में अगर कोई सबसे बड़ा नेता आया था तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे और वो जीप से आए थे। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने पहली बार जीप तभी देखी थी। और उसके बाद आज जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो गांव गदगद था, लोग कृतज्ञ थे। राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री ने पथरी माता का पूजन किया, अर्चना की, उनको प्रणाम किया। वहां राष्ट्रपति के पिताजी जहां भी तीर्थ करने जाते थे वहां से एक पत्थर उठाकर लाते थे और एक पेड़ के नीचे रख दिया करते थे। उन जो पत्थर की शिलाएं पथरी माता के रूप में स्थापित हो गईं और पूरा गांव, आसपास के लोग पथरी माता की उपासना करते हैं। एक अब राष्ट्रपति के परिवार के लोगों ने ही, उनके पिता ने ही एक उसे मंदिर का रूप दे दिया है। इसके बाद वो अंबेडकर प्रतिमा पर गए और वहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी याद करना नहीं भूले। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रथम नागरिक शीर्ष पद पर इस गांव का बेटा पहुंचा है और वो इसी धरती की देन है। उन्होंने भूरी प्रशंसा की। और प्रधानमंत्री ने एक बात का और जिक्र किया कि आज राष्ट्रपति उन्हें हेलीपैड पर लेने आए, रिसीव करने आए। तो जब उन्होंने इस बात पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने ऐतराज जताया, कहा कि आपने ज्यादती की है, तब राष्ट्रपति ने उन्हें बड़े सरल भाव से कहा कि नहीं भाई, मैं मेजबान हूं, आप मेहमान हैं, अतिथि देवो भव। आप मेरे गांव आए हैं, मैं राष्ट्रपति के रूप में नहीं। राष्ट्रपति की अपनी संवैधानिक प्रोटोकॉल होता है, संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन मैं परोख के निवासी होने के नाते आपका स्वागत करने आया हूं। ये बड़ा भावुक क्षण था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बीच ये संबोधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गांव के लिए तमाम योजनाओं का जिक्र किया और राष्ट्रपति और उनके परिवार को याद किया। ये एक स्वप्निल संसार था परोख गांव के लिए। शायद गांव के लोगों और जवार के लोगों ने, आसपास के लोगों ने, कानपुर देहात में पैदा हुए रामनाथ कोविंद जिस तरीके से उन्होंने देश के शीर्ष पद को सुशोभित किया और आज वहाँ कम्युनिटी सेंटर, तमाम तरीके का विकास हो गया है। प्रधानमंत्री ने उस विकास के लिए भी भूरी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने भी वादा किया कि आगे भी वो इस तरह का विकास करते रहेंगे। राष्ट्रपति ने अंत में प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया और कहा कि उन्होंने आकर उनके गांव को, उनके जवार के, उनके लोगों को कृतकृत कर दिया है, कृतज्ञता व्यक्त की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सुनिए और हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति पर आधारित समावेशी तथा समरस समाज के निर्माण तथा गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति बाबा साहब जीवन भर संघर्षरत रहे। उनके आदर्शों को जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कार्य रूप दिया है वह हम सब के लिए अनुकरणीय भी है और अपने आप में एक मिसाल भी है। प्रधानमंत्री जी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से लगभग 50-55 वर्ष पहले हमारे इस गांव में पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का आगमन हुआ था और वे नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। मुझे आज भी याद है कि मेरी ही तरह गांव के बहुत से लोगों ने पहली बार जीप देखी थी जिस पर लोहिया जी आए थे। इसलिए आज आपके यहाँ आगमन से मेरे गांव तथा आसपास के क्षेत्र के लोग एक दुर्लभ ऐतिहासिक घटना के साक्षी बन रहे हैं। देख रहा था कि एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ संस्कार, और आज गांव में राष्ट्रपति जी ने पद के द्वारा बनी हुई सारी मर्यादाओं से बाहर निकल करके
मुझे आज हैरान कर दिया। वे स्वयं हेलीपैड पर रिसीव करने आए। मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वो उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। उनके पद की एक गरिमा है, एक वरिष्ठता है। मैंने कहा राष्ट्रपति जी आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया आज। तो उन्होंने सहज रूप से कहा कि संविधान की मर्यादाओं का पालन तो मैं करता हूं, लेकिन कभी कभी संस्कार की भी अपनी ताकत होती है। आज आप मेरे गांव में आए हैं, मैं यहां पर अतिथि का सत्कार करने के लिए आया हूं। मैं राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया हूं। मैं इस गांव के एक बच्चे के रूप में जहां से जिंदगी शुरू हुई, उस गांव के नागरिक के रूप में मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाए।